तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं नॉर्मली आरटीओएस में, वो है ज्यादातर तो सी लैंग्वेज यूज होती है। एडवांस वर्जन में कह ले तो सी प्लस प्लस एडीए आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स है तो। असेंबली लैंग्वेजेस फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड रीयूजिंग द प्रीवियस कोड। और कुछ एप्लीकेशन एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जावा में भी प्रोग्रामिंग यूज होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब यहाँ पे एक बात आती है कि विच इज द बेस्ट वन। तो इतने सारे पैरामीटर्स की तो हम लोग बात पहले कर चुके हैं कि एट्रीब्यूट्स हो, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, नॉन फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है। इन सब पे बेस्ड कौन से आरटीओएस का चुनाव करें, किसको बढ़िया माने, किसको सबसे खराब माने। तो इट वेरीज ऑन द एप्लीकेशन, किस तरह का आपका एप्लीकेशन एरिया है जिसके लिए आप एम्बेडेड सिस्टम अपना डिजाइन कर रहे हो। फिर इंटरेस्ट ऑफ द यूजर इज आल्सो अ कंसर्न। तो लिनक्स को रॉयल्टी फ्री है, पर इसकी कुछ सीरियस ड्रॉबैक भी है। वीएक्स वर्क काफी पुराना है, हालांकि ये एक स्टेबल आरटीओएस है। विंडोज सी 5.0 वर्जन आरटीओएस इज रोबस्ट एंड स्टेबल रिगार्डिंग द रियल टाइम बिहेवियर। तो बहुत सारे आरटीओएस मौजूद हैं मार्केट में। इसका चुनाव आप अपने हिसाब से करते हैं कि किसका हमको चुनाव करना है, कौन सा बेहतर होगा। कभी कभी जो है वो कस्टमाइज्ड भी होते हैं आरटीओएस, यानी पर्टिकुलर किसी एम्बेडेड सिस्टम के लिए ही बनाए जाए, जो बहुत स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए हो, बहुत कॉन्फिडेंशियल पर्पस के लिए होते हैं। वहां पे आरटीओएस उसी सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है। तो वो भी एक तरीका है। तो ये जो चुनाव करना है, ये यूजर और एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का यूजर की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का एप्लीकेशन एरिया है। वहां पे फिर हम लोग चुनाव करते हैं आरटीओएस का। आरटीओएस कर्नेल की अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आरटीओएस को करने होते हैं। यानी आरटीओएस के कर्नेल को प्रोसेसर का मैनेजमेंट करना, मेमोरी का मैनेजमेंट करना। यानी प्रोसेसर और मेमोरी की जब बात कर रहे हैं, इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज। जो रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट करना, तो ये पहली मुख्य भूमिका हो जाती है किसी भी आरटीओएस की। देन आफ्टर टाइमर का मैनेजमेंट, यानी कितना टाइम एलोकेट करेंगे आप। टास्क का मैनेजमेंट, कि किसको आपको रिज्यूम कराना है, कौन से टास्क को, कौन से प्रोसेस को रिज्यूम कराना है, किसको वेट स्टेट में रखना है, किसको स्लीप स्टेट पे रखना है। एंड फाइनल वन इज इंटर टास्क कम्युनिकेशन। डिफरेंट टास्क के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा और उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा। तो ये सारे टास्क और इन सबकी बात तो हम लोगों ने कर ली है। कुछ बातें रह गई थी इसमें से करने को, वो सिंक्रोनाइजेशन से ही रिलेटेड है, और वो है टास्क मैनेजमेंट का ही एक पार्ट। तो टास्क मैनेजमेंट है क्या? सेट ऑफ सर्विसेज यूज्ड टू अलाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू डिजाइन देयर सॉफ्टवेयर as a number of separate chunks of software, each handling a distinct topic, a distinct goal, and sometimes its own real-time deadline. यानी टास्क मैनेजमेंट को यूं कह लें कि हम डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और हर एक सॉफ्टवेयर का जो सब पार्ट कह लें, उसके जो अलग अलग हिस्से हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए वो बन जाए, अलग अलग काम के लिए बना दे। तो सर्टेन एरिया कुछ काम के लिए हम लोगों ने एक अलग सॉफ्टवेयर डेवलप किया, यानी सॉफ्टवेयर के इनसाइड ही कुछ कोड बनाए जो एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं। फिर सर्टेन सेट ऑफ कोड्स आर यूज फॉर अनदर टास्क या पर्पस। इस तरह से हम लोग डिस्टिंक्ट टॉपिक या डिस्टिंक्ट गोल के लिए सॉफ्टवेयर के चंक्स ऑफ सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और फिर उसे कंबाइन करते हैं, एंड देन द फाइनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार होता है। मेन सर्विस ऑफर्ड इज टास्क शेड्यूलिंग। टास्क की शेड्यूलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम। कैसे टास्क को शेड्यूल करेंगे, किसको पहले करेंगे, किसको बाद में करेंगे, कौन से वो प्रोसेस है जो साथ साथ होने जरूरी है। तो controls the execution of application software tasks, can make them run in a very timely and responsive fashion.
यानी वो बिल्कुल ऑन टाइम वो ऑपरेट होने चाहिए, रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि रन तो कर गया पर उसने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, जो रिजल्ट चाहिए वो दिया ही नहीं। ऑल्दो द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग बट स्टिल इट इज नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स। तो ये सारी चीज जो है वो टास्क शेड्यूलिंग का पार्ट हो जाएगी। अब टास्क स्टेट के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि तीन तरह की टास्क स्टेट होती है, आइदर टास्क ब्लॉक स्टेट में होता है, या रेडी स्टेट में होता है, या रनिंग स्टेट में होता है। इनके बीच में आपस में टास्क स्टेट्स के बीच में चेंजेस होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्स availability as well as the input signals coming from the sensors or other devices or by the user। तो ब्लॉक स्टेट में है वट एवर द टास्क नीड्स, अगर हैपन, अगर उसको वो चीज मिल जाती है तो ब्लॉक से वो रेडी स्टेट में आ जाता है। देन आफ्टर फ्रॉम रेडी इट गोज टू द रनिंग स्टेट। टास्क नीड समथिंग टू हैपन बिफोर इट कैन कंटिन्यू रनिंग। से रनिंग में है पर उसको अभी किसी चीज की जरूरत है, किसी और टास्क के किसी रिजल्ट के आने की, तो ये रनिंग से फिर वापस ब्लॉक स्टेट में चला जाता है। ब्लॉक स्टेट में तब तक रहेगा जब तक वो चीज उसको मिल नहीं जाती है। तो ये इस तरह से टास्क स्विचिंग चलती रहती है। टास्क के स्टेट में इस तरह से चेंजेस आते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। टास्क सीक की शेड्यूलिंग, तो नॉन रियल टाइम सिस्टम यूजुअली यूज नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। दो तरह की होती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है। नॉन रियल टाइम सिस्टम यानी कि जो रियल टाइम ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग को फॉलो करते हैं। एक बार टास्क स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूट करना तो ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक अब ये बंद नहीं होगा, बीच में इसको रोकते नहीं है। यानी नॉन प्रीएम्प्टिव, कोई भी इसमें बीच में रोकने का प्रोविजन नहीं है। मोस्ट आरटीयूएस परफॉर्म प्रायोरिटी बेस्ड प्रीएम्प्टिव टास्क शेड्यूलिंग। आरटीयूएस में क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि प्रायोरिटी वेरी कर सकती है। आपने एम्बेडेड सिस्टम बनाया, स्टार्ट किया, सडनली उसके किसी पार्ट में ऐसा लगा कि यहाँ पे अब ज्यादा जरूरत है, मिसाइल की लॉन्चिंग होनी है, सब कुछ है, पर उसके आउटर बॉडी पार्ट पे ही कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अब सारा कुछ छोड़ के पहले आपको उसको देखना पड़ेगा। यानी कि प्रायोरिटी चेंज होती रहती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। On the basis of that change in priority, preemptive task scheduling is required. The basic rules for priority-based preemptive task scheduling: the highest priority task that is ready to run will be the task that must be running. तो जो highest priority task है, ready है, उसको run सबसे पहले कराएंगे, will be the task that must be running। यानी कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव नहीं है कि एक यूजुअल ऑर्डर बना हुआ है और उसमें ही ये वर्क करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई यूजुअल ऑर्डर नहीं है। द ऑर्डर मे चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। शेड्यूलिंग इन आरटीओएस, तो तीन तरह की स्टेट होती है। हम लोगों ने देखा है कि रनिंग, जो कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है सीपीयू से, ready यानी कि to be executed by the CPU, and block waiting for some event, some input output from the outside, and when the input or the event happens, then after this block state goes to the ready state, and then from there it goes to the running state. So this is the total scheduling in RTOS, to put the different process in either of these three forms: running, ready, or block. Scheduling algorithm in RTOS, there are different scheduling algorithm in RTOS: clock driven scheduling, weighted round robin scheduling, priority scheduling, that is greedy list event driven, cooperative scheduling, preemptive scheduling, and rate monotonic scheduling. So these are the scheduling algorithms which are used in RTOS। तो यहाँ पे एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके आ सकता है, यहाँ पे कोई एक तीन को दे करके एक चौथा कोई ऐसी शेड्यूलिंग दे दी जाए जो इसके पार्ट ना हो,
और आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉट द पार्ट ऑफ आरटीओएस या इज नॉट यूज्ड इन आरटीओएस, तो फिर आपको वहां पे वैसे लिखना होगा। फिक्स प्रायोरिटी, preemptive scheduling and implementation of preemptive time slicing. Fixed priority scheduling with deferred preemption, fixed priority non-preemptive scheduling, critical section preemptive scheduling, static time scheduling, earliest deadline first approach scheduling, stochastic digraph with multi-threaded graph traversal. So there are plenty of scheduling algorithm which is used in RTOS. Out of these scheduling algorithm, we have to learn two in detail, that is preemptive scheduling and priority scheduling. Although we have to discuss all the scheduling algorithm one by one after another. So first one is clock driven. All parameters about jobs, that is release time, execution time, deadline, known in advance. यानी ये पहले से पता रहेगा कि कब किस तरह के जॉब को परफॉर्म करना है, क्या उनका रिलीज टाइम होगा, कब वो रिलीज किए जाएंगे। रिलीज मतलब कब वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको क्यू किया जाएगा, क्यू में लाया जाएगा। एग्जीक्यूशन टाइम उस पर्टिकुलर जॉब का कितना होगा, डेडलाइन क्या डिसाइड है, यानी वो कितनी देर में उनको परफॉर्म कर लेना है। एक मैक्सिमम जो लिमिट है वो आप बतानी पड़ेगी पहले से। तो ये सब कुछ एडवांस में पहले से पता रहता है। शेड्यूल कैन बी कंप्यूटेड ऑफलाइन और एट सम रेगुलर टाइम इंस्टेंसेस, और ये शेड्यूल जो है वो ऑफलाइन पहले से बनाया जा चुका गया रहता है। मिनिमल रन टाइम ओवरहेड रहता है इसमें, नॉट सुटेबल फॉर मेनी एप्लीकेशन। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का कह लें नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच ही हो गया, जिसमें पहले से हम बहुत कुछ चीजों को जान रहे हैं और उसी ऑर्डर में इसको रख के चला रहे हैं। क्लॉक ड्रिवन है, यानी सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक को यूज कर रहे हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, तो इस कंडीशन में इंटरफेसिंग के लिए जो हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस यूज करते हैं, साथ में जो प्रोटोकॉल यूज करेंगे, तो सीरियल पैरेलल पोर्ट या फिर यूएसबी, I2C, PCM CIA और IDE एनवायरनमेंट जो है वो यूज करते हैं। नॉर्मली फिलहाल हम लोग IDE एनवायरनमेंट को ज्यादा यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन के लिए अगर देखा जाए तो सीरियल कम्युनिकेशन ईथरनेट को यूज करके, लो बैंडविड्थ रेडियो जिसको लोरा भी बोलते हैं, IRDA 802.11b बेस, तो 802.11 बेस डिवाइसेस का यूज आजकल ज्यादा करने लगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो बहुत सारे यूजर इंटरफेस अब ओपन हो गए हैं। पहले अगर स्टार्ट में देखें, अभी हम लोग के पास जो 8085 की किट है, तो यूजर इंटरफेस में दो ही दिखता है, एक तो कीबोर्ड जिसपे की से हम लोग एंटर करते हैं और LCD से हम लोग डिस्प्ले देखते हैं। इसके अलावा अब जैसे जैसे एम्बेडेड सिस्टम एडवांस होते जा रहे हैं, यूजर इंटरफेस भी अब बढ़ता जा रहा है। तो समटाइम्स वी यूज द सेम डिस्प्ले एज अ टच स्क्रीन, सो फॉर प्रोवाइडिंग द इनपुट आल्सो। तो टच सेंसर्स आ गए, साउंड यानी बोल करके हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो रिसीव करता है एम्बेडेड सिस्टम। डिजिटल पैड्स हैं, वेबकैम है, तो जितने भी ड्रोन्स हैं उसमें इस तरह के सिग्नल्स की तरह फैसिलिटी रहती है। तो यूजर इंटरफेस इज नाउ चेंज with wide application areas, and with the advent of new technology, user interfaces are growing more and more. Sensors, the number of sensors सारे ही embedded system में बढ़ते ही जा रहे हैं, depending on the application, depending on the user requirement, कि कितने यूजर के रिक्वायरमेंट है और कितना उस एप्लीकेशन के लिए चाहिए, उसके पे डिपेंड करेगा कि सेंसर्स कौन कौन से चाहिए उस एम्बेडेड सिस्टम पे। तो बहुत सारे तरह के सेंसर्स हैं, फायर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, वाटर लेवल, सिस्मिक, साउंड, विजन, IR।
तो बहुत सारे तरह के सेंसर्स अब यूज हो रहे हैं एम्बेडेड सिस्टम में। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन आरटीओएस, तो जो भी मेमोरी एलोकेशन यूज होना है, यानी जो मेमोरी यूज होनी है आरटीओएस में, वो डायनेमिकली चेंज होती रहती है। सर्टेन, ये बिल्कुल प्लान्ड वे में नहीं रहता कि इतना एरिया इसको दे दिया, इतना एरिया इसको दे दिया इस टास्क को, और इतना एरिया इस टास्क को दे दिया। इट कैन चेंज डायनेमिकली। once the program start working, there is a chance to change the memory location depending on the task requirement। कि किसी टास्क को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए आप फिर मेमोरी एलोकेशन जो है वो आपको बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो ये जो मेथड यूज करते हैं उसको कहा पूल। RTOS does it by a mechanism known as pools। Pools memory allocation mechanism allows application software to allocate chunks of memory of 4 to 8 different buffer size per pool। तो chunks of memory allocate करते हैं different process को, different task को। ये जो pools होते हैं वो external memory fragmentation को avoid करते हैं by not permitting buffer that is returned to the pool to be broken into smaller buffers in the future। यानी once it is decided that 4 or 8 or between 4 to 8 buffer size is allocated for a pool, then after the allocation pools की size में variation नहीं होता। ऐसा होने पे क्या है कि एक्सटर्नल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक बार आपने एलोकेट कर दिया तो अब ठीक है, आप 4 to 8 के बीच में वेरी करा सकते हैं कि 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7, इस तरह से वेरी करा सकते हैं। बट इट सर्टेनली नॉट गोज बियॉन्ड 8 और goes down to below 4। आपको 4 से 8 के बीच में ही उससे काम लेना है। When a buffer is returned the pool, it is put into a free buffer list of buffers of its own size that are available for future reuse as their original buffer size। एक बार अगर किसी प्रोसेस ने अपना काम कर लिया, उसने जो डेटा देना था डेटा दे लिया, नाउ अगर आरटीओएस को पता है कि अब इस प्रोसेस का यूज आगे नहीं एम्बेडेड सिस्टम में आना है, तो उसने जो भी मेमोरी लोकेशन उसको शेयर की गई थी वो वापस आ जाती है पूल में, और वो जिस साइज की है उस साइज के लिस्ट में उसको लिस्टिंग कर लेते हैं। और फ्यूचर में अगर कहीं उसको रीयूज करना है किसी और प्रोसेस में तो उसकी अवेलेबिलिटी को फिर शो करते हैं कि ये अवेलेबल है ये पर्टिकुलर पूल। तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक हो गई आरटीओएस की। प्रोसेस और प्रोग्राम के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा ही है। कुछ चीज इसमें और रह गई थी, एक बार देख लें वो यहीं पे इसमें है या नहीं है। ये सब तो हो गया था। और ज्यादातर चीजें तो हम लोग आरटीएस की पढ़ ली है। अब कुछ जो आरटीओएस हैं उनकी बात करेंगे हम लोग कि जैसे वीएक्स वर्क है, माइक्रो सी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आरटीएस, थोड़ा सा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बारे में जानेंगे। तो कल तो आप लोग का टेस्ट लेंगे, कल के बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें इन आरटीएस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो फिर ये यूनिट एंड हो जाएगी, 4th यूनिट आपकी। फिर स्टार्ट करेंगे 5th यूनिट। तो आज